क्वेश्चन नंबर 16, केमिकल इक्विलिब्रियम के सीआरपीज का। मोर देन वन करेक्ट चॉइस हो सकती है। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with carbon monoxide gives Fe liquid and CO2 gaseous। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है प्योर। ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन है। व्हेन आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा ये डायमेंशनलेस होगा केसी। ये दोनों टर्म नहीं आएंगे क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है। और इसका क्यूसी का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही होगा। ये इक्विलिब्रियम पे क्यूसी किसी भी इंस्टेंट पे, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं भी है तब भी, किसी भी टाइम पे। तो एडिशन ऑफ Fe2O3 डज नॉट कॉज कंसंट्रेशन स्ट्रेस। इसका क्या मतलब? भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, पर आपने Fe2O3 को ऐड किया, तो Fe2O3 को ऐड करोगे तो अगर केसी की वैल्यू डिफर करे केसी से, मतलब क्यूसी अदर देन केसी हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उस कंसंट्रेशन, उस स्पीसीज के कंसंट्रेशन अमाउंट जोड़ने या चेंज करने से सिस्टम को स्ट्रेस में आया है। पर अगर ये वो उसके एडिशन या रिमूवल के बाद भी किसी के केसी स्टिल रिमेन, क्यूसी स्टिल रिमेन केसी जैसे था पहले, तो हम बोलेंगे स्ट्रेस में नहीं आया है, सिस्टम को आगे या पीछे जाने की जरूरत नहीं है, नया इक्विलिब्रियम सेटअप करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि Fe2O3 इसके एक्सप्रेशन में ही नहीं है, तो इसके एडिशन से क्यूसी विल स्टिल रिमेन, क्योंकि जब ये चेंज ही नहीं होगा, Fe2O3 यहाँ है ही नहीं, उस मूवमेंट पे ये वैसे ही रहेंगे जब जस्ट ऐड किया, तो क्यूसी इज स्टिल केसी। तो सिस्टम विल नॉट गेट एनी स्ट्रेस ड्यू टू द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2O3। तो ये बात सही है। कंसंट्रेशन स्ट्रेस हमें करेक्ट ढूंढने, तो ये तो एक आंसर हो ही गया। कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2 इज रिलीव्ड ऑन नेट शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हम CO2 को रिमूव करते हैं, यानी इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसे रिमूव किया, CO उस इंस्टेंट पे वही रहा, तो क्यूसी क्या हो जाएगा? जैसे ही चेंज करें क्यू, तो क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी हो जाएगी, एंड रिएक्शन विल ट्राई टू रीच अगेन इक्विलिब्रियम बाय मूविंग फॉरवर्ड टिल क्यूसी बिकम्स केसी। तो यानी ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, पर ये बोल रहे हैं राइट टू लेफ्ट। गलत है, फॉल्स है। फिर वहीं पे कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO is relieved on net shifting of equilibrium from left to right। अगर मान लो CO को रिमूव कर दिया, यानी रिएक्टेंट को रिमूव किया, तो मोमेंटरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्यूसी विल बिकम ग्रेटर देन केसी, हैंस विल मूव बैकवर्ड, यानी राइट टू लेफ्ट।
till QC becomes, तो यहाँ पे भी ये चेंज तो करेगा, लेकिन ये बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जबकि होना चाहिए था राइट टू लेफ्ट, तो ये भी फॉल्स है। और ये कंसंट्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ सीओ, जब सीओ को रिमूव किया तो क्यूसी बढ़ गया, केसी से ज्यादा हो गया। तो पहले क्यूसी इंक्रीज हुआ, कॉजेज फर्स्ट इंक्रीज, तो पहले तो इंक्रीज हुआ, फिर सिस्टम आपका बैकवर्ड जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो डिक्रीज होगा टिल अगेन बिकम्स केसी। तो ये बात सही है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, समझ में आया? ये ली शटर से बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक। ये दिया हुआ है रिएक्शन, जब ऐसे एनर्जी दी हुई होती है तो इसका मतलब ये एनर्जी रिलीज हुई, तो इस समय डेल्टा एच बन जाता है माइनस, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। दिस थिंग implies this. इक्विलिब्रियम सिस्टम सजेस्ट, अब देखो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी मोर देन वन करेक्ट है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल हैव लेस एनओ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शटर प्रिंसिपल रिएक्शन फेवर्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। In this case, and here backward reaction is endothermic. So backward reaction is favored. In this case, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, अमोनिया ज्यादा बन रहा है, O2 ज्यादा बन रहा है, NO कम हो रहा है, तो यही बोल रहे हैं विल हैव लेस NO। यस, अच्छा, टेम्परेचर चेंज करने से K की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होती है कभी तो K बढ़ता है, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होती है तो K कम होता है। तो देखो ये अगला बात, ये तो ये सही है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, नो। अगर डेल्टा एच जीरो हो कभी तब अलग बात है, तब टेम्परेचर चेंज करने से भी केसी चेंज नहीं होता है। तो हमने पढ़ा ही एक्सप्रेशन लॉग KC2/KC1, अगर डेल्टा एच ही जीरो हो जाए तब तो टेम्परेचर बदलने के बावजूद भी ये वैल्यू जीरो ही रहेगी, हेंस KC2 by KC1 will be 1, हेंस KC2
इक्वल टू KC1। इवन टेम्परेचर ये सेम ना भी हो तब भी ये जीरो है, क्योंकि डेल्टा एच जीरो है। पर ये ओनली इस केस में, ये एक थियोरेटिकल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मली जब बोल रहे हैं इसमें तो डेल्टा एच क्या है, इसमें तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, हमने देखा अभी एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। अच्छा, कम होगा ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, जो कि इस केस में बैकवर्ड है। और बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होने का मतलब है के डिक्रीज होना, के डिक्रीज होना। क्या के चेंज भी होगा, के डिक्रीज भी होगा, तो ये बात गलत है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर बोल रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब बाइट मतलब है कि टेम्परेचर सेम रखा। तो टेम्परेचर अगर नहीं बदलते हैं तो केपी केसी नहीं बदलता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे हमने बताया था कि टी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैसियस मोल्स। ये बिल्कुल याद रखो, प्रेशर डिक्रीज करने पे ग्रेटर गैसियस मोल, और अगर डेल्टा एन गैसियस जीरो है, मतलब दोनों तरफ मोल सेम है गैस के, तो तब प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे 4 + 6, क्योंकि दोनों ही गैसियस हैं, 10 है, यहाँ 5 + 4 9 है। तो इसका डेल्टा एन गैसियस ग्रेटर देन जीरो है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट साइड में है। पर प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ फेवर करती है, जहाँ पे लेसर गैसियस मोल है, यानी यहाँ रिएक्शन बैकवर्ड फेवर करेगी। बैकवर्ड फेवर करना मतलब ज्यादा अमोनिया बनना। तो ये वाली बात भी सही है। हम करेक्ट ही ढूंढ रहे हैं। ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये इनकरेक्ट था। और एडिशन ऑफ हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस के लिए क्या होता है, केपी केसी तो अनचेंज्ड। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी नहीं बदलते हैं, बट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम shifts in the direction of greater gaseous mole, जो कि इस पर्टिकुलर केस में एडिशन हीलियम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस केस में जो ग्रेटर गैसियस मोल है वो कौन सी तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन इन दिस केस which is nothing but oxidation of ammonia, ammonia is getting oxidized। तो ये वाली बात भी सही है। आंसर हो जाएगा ए बी एंड ACN ACD, तो ये हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फेज रिएक्शन, सबके सब गैसियस है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में गैस फेज है, केपी में बी इक्वल टू दिस। तो अब आपको कोई डेटा नहीं दिया, तो अब इसको तो आप कैसे चेक करोगे, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ यूनिट को देखो, इस पर्टिकुलर केस में केपी का एक्सप्रेशन होगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पर क्योंकि इसका डेल्टा एन गैसियस जीरो है, तो इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। एटमॉस्फेयर स्क्वायर बाय एटमॉस्फेयर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए एटमॉस्फेयर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो, इसका बी का केपी होगा प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल3, ये सब इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर बाई एटमॉस्फेयर। तो ये हो सकता है, इसका डेल्टा एन गैसियस 1 है, इसकी यूनिट ये हो सकती है, तो टेम्परेचर ये वाली पॉसिबिलिटी है। यहाँ एटमॉस्फेयर स्क्वायर क्यूब और एटमॉस्फेयर, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर -2, तो इसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेयर -2, नॉट पॉसिबल। और यहाँ फिर पॉसिबल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर बाई एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, इसका यहाँ पे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मेन बात यूनिट से लेना देना है। ये देखो, अगेन मोर देन वन, फॉर द गैस फेज रिएक्शन C2H4 plus H2 gives C2H6, इथाइलिन का हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन यूजुअली एक्सोथर्मिक ही होता है। द इक्विलिब्रियम कंसर्न C2H4 कैन बी इंक्रीज बाई, मुझे C2H4 के अमाउंट को बढ़ाना है, यानी मुझे हर वो काम करना है जो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करे। तब देखो, ए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एज पर ली शटेलर प्रिंसिपल फेवर्स एंडोथर्मिक डायरेक्शन। इस केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये डेफिनेटली एंडोथर्मिक होगी, इस डायरेक्शन डेल्टा एच रिवर्स हो जाएगा, हियर इट इज बैकवर्ड, और वही तो हम चाहते हैं, बैकवर्ड को ही तो फेवर करना चाहते हैं इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए, यानी ये बात सही है। डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने पे रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर गैसियस मोल, जो कि इस केस में हियर दैट इज फॉरवर्ड।
नहीं, ज्यादा गैस मोल किस तरफ है? यहाँ दो हैं, एक और एक दो, और ये एक हियर, दैट इज बैकवर्ड। ज्यादा गैस मोल का है बैकवर्ड में, यहाँ दो, यहाँ एक ही है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। रिमूविंग सम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब इसका केसी का एक्सप्रेशन होगा, इस टाइप को आपने हाइड्रोजन को हटाया तो ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपने डोनेटर कम किया, रिएक्टेंट हटाया है, तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, हैंस बैकवर्ड। तो यानी क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड फेवर करेगी तो C2H4 का जो अमाउंट था उससे अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो ये बात भी सही है। एडिंग सम C2H6, प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं हम लोग। एडिंग सम C2H6, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी अगेन, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है। तो अगेन सेम चीज, सेम लॉजिक, भाई यहाँ ये बढ़ा है, वापिस ये प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो पीछे आना चाहिए रिएक्शन, तो ये भी सही है, ऑल करेक्ट। ये हो गया आपका। ये देखो, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल? के की वैल्यू इस बात का सजेस्टिव होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सटेंट तक जा रही है। के कम होना मतलब रिएक्शन आगे कम जा रही है, के ज्यादा होना मतलब रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा जा रही है। ये सभी ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन शो कर रहे हैं। तो जिस रिएक्शन का के सबसे कम होगा, यानी वो ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसका के सबसे कम है। अच्छा, यहाँ पे सबके कोफिशिएंट भी सेम है, तो अगर पर मोल भी देखोगे तो क्या होगा, जैसे अगर इसको ये था, पर अगर इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई, पर सब एक्चुअली सबको पर मोल देखना चाहिए, पर क्यों, अगर मान लो कहीं पे 3 होता, कहीं पे 2 होता, तो सबको पर मोल में कन्वर्ट करते। पर यहाँ क्या है कि सबके कोफिशिएंट सेम ही है, तो पर मोल में कन्वर्ट करने से भी क्या होगा, जो बड़ा केस ही हो उसका रूट भी बड़ा ही रहेगा। हाँ, अलग अलग कोफिशिएंट होते तो हो सकता था कहीं पे 3 है तो उसे 1/3 किया तो क्यूब रूट किया, कहीं पे 2 है तो वह हाफ किया तो रूट आया। तब हम पर मोल में सबको कंपेयर करते, पर मोल निकालने के बाद जिसका के सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता। पर क्योंकि यहाँ सबके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सीधे भी बताने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पर मोल करने से सबकी वैल्यू रूट हो जाएगी, तो जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा रहेगा, छोटा वाला छोटा ही रहेगा। तो आंसर विल बी डी। Pressure is applied to the following equilibrium of liquid vapor, मतलब कोई सब्सटेंस ए है उसका लिक्विड फॉर्म, इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकली कंपाउंड सेम है, फिजिकल स्टेट अलग है।
तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फेवर्स इन द तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? वो टेम्परेचर जहां पे एक लिक्विड का वेपर्स का प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन विल फेवर इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैसियस मोल, दैट इज बैकवर्ड। तो कंडेंसेशन होगा, यानी वेपर्स कम हो जाएंगे। तो वेपर्स कम हो जाएंगे तो आपको सेम वेपर बनाने के लिए, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो उतना ही है एटमोस्फेरिक, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अब प्रेशर डिक्रीज करने पे कम टेम्परेचर पे वेपर्स का प्रेशर बाहर के बराबर हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाया तो बाहर का प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो आपको ज्यादा वेपर बनाने पड़ेंगे और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें बात सही है, विल इंक्रीज। ये देखो, each of the mixture listed below was placed in a closed container and allowed to stand. Which of the following mixtures is not capable of attaining the equilibrium? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp होगा। Kp कैसी रचना? Kp इक्वल टू, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है इसे। आपने प्योर CaCO3 लिया, ये मान के चल रहे हैं कि अमाउंट सफिशिएंट हमारे पास है। तो प्योर CaCO3 लोगे तो क्या होगा? इट विल डिकम्पोज एंड फॉर्म CaO और CO2 टिल इट रीचेज इक्विलिब्रियम। तो ये कैपेबल है, हमें चाहिए नॉट कैपेबल। फिर CaO लिया और इतना CO2 लिया कि उसका प्रेशर Kp से ज्यादा है। तो इस समय Qp की वैल्यू क्या होगी? Qp होता है PCO2, जो कि ग्रेटर देन Kp है, दिया हुआ है। हैंस रिएक्शन नीड टू मूव बैकवर्ड। पर बैकवर्ड मूव करने के लिए CO2 को CO चाहिए, तभी तो रिएक्ट होकर बैकवर्ड बनाएगा, जो कि आपने दिया है। तो ये पॉसिबल है। फिर है सी केस में, कम CaCO3 कुछ अमाउंट है और CO2 का प्रेशर, CO2 है जिसका प्रेशर ग्रेटर देन Kp है। तो Qp की वैल्यू होती है, इसका एक्सप्रेशन PCO2, जो कि ग्रेटर देन Kp। तो इसको पीछे जाना चाहिए इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए। अब पीछे जाने के लिए तो इसको CO लगेगा ना, वरना रिएक्ट कैसे करेगा? और वो आपने दिया ही नहीं। आपका CaCO3 है, पर इसको तो पीछे रिएक्ट करने के लिए CO चाहिए, तभी तो पीछे जाएगा। वो है नहीं।
तो ये सिस्टम नॉट कैपेबल, ये इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पाएगा। और ये दोनों तो दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगा। आपने CaCO3 लिया, CO यानी अभी इसका QP 0 ही है, CO2 है ही नहीं, इसको आगे जाना चाहिए। आगे जाने के लिए आपके पास ये है, चला जाएगा, तो ये भी पहुंच जाए कैपेबल। ये कैपेबल नहीं है, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट below which it decomposes completely, required to establish an equilibrium in a 6.5 liter container for this reaction? इसका Kc का एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों तो सॉलिड है। इसका कितना मिनिमम मास लिया जाए, पहले मोल निकाल लेते हैं। मान लो इसका A मोल लिया, इक्विलिब्रियम तो पहुंचना पड़ेगा, तो A माइनस एक्स मोल। हमें चाहिए मिनिमम मोल, अगर मिनिमम मास चाहिए इसका तो मिनिमम मोल भी चाहिए। तो मिनिमम मोल का मतलब क्या है भाई, A माइनस एक्स जो है, इट हैज टू बी, भाई मिनिमम हो गया भी कितना होता है, यहाँ पे A माइनस एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मान लो ये इक्विलिब्रियम पहुंच गया, तो ये एट द बेस्ट अगर आपको मिनिमम चाहिए तो ये 0 हो सकता है, तो A इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स मोल्स। ये कैसे निकालेंगे, Kc कितना है, हमें इक्विलिब्रियम भी पहुंचाना है। Kc की वैल्यू दी हुई है 0.05, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, ये इसका कंसंट्रेशन हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो x क्या हो गया, 5, 25, 32.325 मोल्स। x कितनी वैल्यू हो गई, तो a भी इतना ही हो गया, a की मिनिमम वैल्यू यही हो गई। ये किसके मोल है, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मास मिनिमम कितना हो जाएगा, 0.325 इंटू 100। देखो 19 का 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो मैंने जब बहुत बार कहा था, हम लोग करेक्ट मान के चीज, मतलब ये कभी का इनकरेक्ट, मतलब ये गलती होने का बहुत चांसेस आता है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर of ice and water kept in a perfectly
इंसुलेटेड फ्लास्क, वाटर है और संग में आइस भी है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में है अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड का सेम होगा, इट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पर जब तक कुछ बदलाव नहीं करेंगे, इनके अमाउंट नहीं बदलेंगे। हीट और आ नहीं रही कहीं से कि हीट आ जाए तो रिएक्शन कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड जाए, तो इट विल नॉट चेंज विथ टाइम। ये बात करेक्ट है। फिर देखो अगला, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर increases when oxalic acid is added to a solution containing iron 3 nitrate। आयरन 3 नाइट्रेट होता है फेरिक नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो इससे Fe3+ आयन आएगा। पोटेशियम थायोसाइनेट भी पोटेशियम का सॉल्ट है, तो सॉल्युबल है, ये आयन है। ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया, तो व्हेन यू ऐड ऑक्जेलिक एसिड तो उससे ऑक्जेलेट आयन आते हैं, और फेरिक आयन की ऑक्जेलेट से रिएक्ट करने की टेंडेंसी काफी हाई है, क्योंकि वो एक किलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये वाला। तो ये इससे रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब रिएक्टर निकलेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, रेड कलर की। यही बोल रहा है वो, रेड कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस बोल रहा है, तो इंक्रीजेस तो नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस नहीं, इट शुड बी डिक्रीजेस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। पर हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना है। इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल डिक्रीज, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। पर ये बोल रहा है इंक्रीज, तो इनकरेक्ट, इसका आंसर तो ये हो गया। सिंगल चॉइस है तो यही होगा, पर बाकी भी देख लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड, यस ये बात सही है। ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट होता है, ना इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होता है, केवल टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम डिक्रीज आता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा जाती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी पहुंच जाती है, पर कंसंट्रेशन भी वही रहते हैं, केपी केसी की वैल्यू भी वही रहती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच, मतलब एक्सोथर्मिक, डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एंडोथर्मिक फेवर होता है। एंडोथर्मिक फेवर होने का मतलब इस केस में बैकवर्ड हो गया, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक दी है हियर, विच मीन्स बैकवर्ड। और बैकवर्ड रिएक्शन जब फेवर होती है तो के डिक्रीज करता है। ये बोल रहे हैं के इंक्रीज कर रहा है, नहीं ये डिक्रीज ही बोल रहे हैं, तो करेक्ट है। ये डिक्रीज ही बोल रहे हैं, करेक्ट है। हमें चाहिए इनकरेक्ट आंसर कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा बी। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके के कुछ और इक्विलिब्रियम भी होते हैं, जैसे अच्छा इसी में अगर मैं एस सी सपोज इफ वी एड
HCN के HCN ऐड करें, देन रिएक्टेंट ऐड हो रहा है तो रिएक्शन आगे जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर विल इंक्रीज। एक और भी होता है ऐसे, ये रिएक्शन जो है, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन गैस, ये कलरलेस। डेल्टा एच इसका एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे अगर हम रूम टेम्परेचर पे एक कंटेनर में दो टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शंस ली है, तो यहाँ पे कलर हमको ब्राउन कलर नजर आएगा, इसमें ही ब्राउन कलर नजर आ रहा होगा इसके कारण। अब एक टेस्ट ट्यूब वन को हमने फ्रीजिंग मिक्सचर 270 केल्विन पे वाटर है उसमें डाल दिया, तो ये रिएक्शन कहाँ फेवर करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर करता है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर करेगा। फॉरवर्ड फेवर करेगा तो जो कलर इंटेंसिटी ब्राउन की यहाँ थी कम हो जाएगी, तो ये बोलोगे लेस, यू विल ऑब्जर्व लेस इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। वहीं पे एक मान लो कोई कंटेनर है, ये क्लोज ट्यूब है जिसमें बॉय मान लो हाई 350 केल्विन पे पानी है, हॉट वाटर है, उसमें ट्यूब डाल दिया, तो ये टेम्परेचर बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? एंडोथर्मिक मतलब बैकवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो कलर की ब्राउन कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इसमें ब्राउन कलर इंटेंसिटी विल इंक्रीज। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल के तौर पे दिया भी है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्लास 11th में। ये देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 plus Cl2 is 0.26. In the presence of catalyst, the equilibrium is attained 10 times faster. ये मैं बताया भी था कि कैटलिस्ट क्या करता है, केपी के सी को अनचेंज रखता है, कोई चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को भी चेंज नहीं करता, केवल इक्विलिब्रियम जो होता है इज रीच्ड फास्टर। व्हाट ग्राफिकली व्हाट डज दैट मीन? कि मान लो विदाउट कैटलिस्ट कोई ऐसी रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो विद कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? अगर कैटलिस्ट लेंगे, स्टार्ट यहीं से हुई चीज, लेकिन ये कंसंट्रेशन ये विद कैटलिस्ट ले रहे हैं
तो ये सेम कंसंट्रेशन जल्दी पहुंच जाएंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी रीच्ड अर्लियर। ना कंसंट्रेशन बदलेंगे, ना केसी के भी बदलेगा, ओनली टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। तो 10 टाइम्स फास्ट और 10 टाइम्स जल्दी पहुंच गया। द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, तो हम बार बार कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट विल रिमेन 0.26। जो पहले था वही रहने। एक्चुअली के सी इक्वल टू होता है के एफ बाई के बी, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। तो इसमें जब आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो जिस अमाउंट से के एफ बढ़ता है उसी अमाउंट से के बी भी बढ़ जाता है। तो रेशियो स्टिल रिमेन, ये बदल जाता है, के एफ डैश हो जाता है विथ ये के बी डैश हो जाता है, दोनों फास्ट हो जाते हैं, लेकिन के सी डैश स्टिल रिमेन के सी, क्योंकि ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तब। जैसे 10 टाइम्स फास्टर हो रहा है तो जो नया के एफ है दैट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल के एफ इनिशियल। के बी भी 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रेशियो विल रिमेन स्टिल, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी एज इट वाज अर्लियर। ये देखो, हमने इस रिएक्शन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत देखा है। When hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and reaction mixture becomes blue. ये चीज पिंक होता है, on cooling the mixture it becomes, पहले तो ब्लू हो गया, यानी क्योंकि ब्लू इज अ डीपर कलर तो सॉल्यूशन ब्लू दिखेगा, पर्पल दिखेगा। लेकिन मिक्सचर को हमने कूल कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसे क्लोज करके आइस कोल्ड सॉल्यूशन डाल दिया, तो नजर आया कि सॉल्यूशन पिंक हो गया। यानी रिएक्शन पिंक होने का मतलब कि ये ज्यादा बन गया, ये कम हो गया, यानी रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड ऑन कूलिंग। इसका मतलब ये है, तो कूलिंग मतलब टेम्परेचर कम करना, टेम्परेचर कम करने पे बैकवर्ड फेवर हो रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक फेवर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक फेवर होता है। तो बैकवर्ड इज एक्सोथर्मिक। हैंस जनरली जब डेल्टा एच पूछते तो फॉरवर्ड की बात करते हैं, हैंस फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। सो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो यही बात बोल रहे हैं, ये आंसर हो गया। इसमें कुछ और बातें भी हैं, जैसे अगर हम इसमें इफ वी ऐड, भाई मान लो हमारे पास हमने एक लिया डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में ये सॉल्यूशन बना लिया, तो इसमें अभी सॉल्यूशन पर्पल नजर आ रहा होगा क्योंकि ब्लू और पिंक का मिक्सचर पर्पल जैसा नजर आएगा सब में। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, लेट से टेस्ट ट्यूब 1 लिया, इसमें हमने ऐड NaCl या कैल्शियम क्लोराइड या HCl, किसी को भी ऐड करो तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज Cl माइनस, Cl माइनस बढ़ना मतलब रिएक्टेंट बढ़ना, तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड। तो ब्लू कलर, ये ली शेटेलर को स्टडी करने का एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, ब्लू कलर डीपन्स।
ये सपोज हमने दूसरा ट्यूब लिया, एड सिल्वर नाइट्रेट टू इट। सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट इस Cl- को लेके रेसिप्रोकेट बना के सिल्वर माइनस को Cl को निकाल देगा। तो Cl विल डिक्रीज, मतलब हेंस Cl आयन डिक्रीजेज। Cl आयन यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो Cl आयन डिक्रीजेज तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। हेंस पिंक इंटेंसिफाइज। ट्यूब में पिंक कलर इंटेंसिफाई होगा। एडिशन ऑफ वाटर, मान लो इसमें पानी ऐड कर दिया, और पानी प्रोडक्ट साइड में है, तो रिएक्शन फेवर्स बैकवर्ड। पिंक इंटेंसिफाइज। एडिशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, रिमूव्स वाटर। तो वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा रिएक्शन में? वाटर रिमूव होगा तो रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड, प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो। ब्लू कलर इंटेंसिफाई। और ये आपको नजर आ रहा होता है, ट्यूब में दिख रहा होता है, मतलब विजिबली आप ये बात देख रहे हो, कर ब्लू बढ़ रहा है, पिंक बढ़ रहा है। तो ये बात जस्टिफाई कर रहा है ली शटर प्रिंसिपल को, जो हम सोच रहे हैं वो हमें एक्सपेरिमेंटली नजर आ रहा होता है। देन ऑन कूलिंग, मान लो ट्यूब को आइस कोल्ड सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स, जो कि इस केस में बैकवर्ड है, हियर बैकवर्ड, हैंस पिंक इंटेंसिफाइज। 6 ऑन हीटिंग, या ट्यूब को उठा के गर्म पानी में डाल दिया, एंडोथर्मिक फेवर्स, जो कि केस में यहाँ पे हियर फॉरवर्ड, हैंस ब्लू इंटेंसिफाई। तो ये ली शेटेलर को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने का एक बहुत अच्छा रिएक्शन है, ये रिएक्शन। ये चीज है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लासरूम के जो सेलेक्टेड प्रॉब्लम थे वो हमने खत्म कर दिया। अब जेई में PYQs का जो असाइनमेंट है वो करो, उसके सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास है।